हाल ही में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने दुनिया भर में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो तापमान में वृद्धि हो रही है, उसको लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2027 तक दुनिया का जो औसत तापमान है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा, जो कि अपने आप में खतरे की एक घंटी है, अपने आप में एक बहुत गंभीर खतरा पैदा करता है। और आईपीसीसी ने अपनी इस रिपोर्ट में इस पूरी स्थिति के क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है, उस प्रभाव पर भी चर्चा की है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर बात करते हैं कि हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है उस टारगेट पर बात करेंगे, उस लक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि ये जो पूरा लक्ष्य है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और अभी तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या क्या बाधाएं मौजूद हैं, उन बाधाओं पर बात करेंगे। और अंत में भारत और जलवायु परिवर्तन का क्या रिश्ता रहा है, क्या संबंध रहा है, भारत पर जलवायु परिवर्तन का क्या इम्पैक्ट रहा है, संबंध में भारत ने क्या प्रयास किए हैं, उन प्रयासों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे जलवायु परिवर्तन जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है उस टारगेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है इसे हम एक वैश्विक जलवायु टारगेट के तौर पर, एक ग्लोबल जो एनवायरनमेंट टारगेट है उस लक्ष्य के तौर पर देख सकते हैं, जहां पर दुनिया भर की जो तमाम सरकारें हैं, जो तमाम गवर्नमेंट्स हैं, जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मति से डिसाइड किया है कि हम सभी मिलकर 2100 तक, साल 2100 तक दुनिया भर का जो तापमान है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन में वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की कोशिश करेंगे। उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। क्यों? ताकि दुनिया भर में जो जलवायु परिवर्तन का नुकसान है, उसका जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम किया जा सके। और जाहिर तौर पर ये जो इम्पैक्ट रहा है ये पिछले सालों में बहुत ज्यादा रहा है। कितना रहा है उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इस टारगेट के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो इस टारगेट की कहानी शुरू होती है साल 1970 के दशक में, जब दुनिया भर के जो वैज्ञानिक थे उन्हें ये महसूस होने लगता है कि हम इतना ज्यादा जो एमिशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा जो उत्सर्जन हो रहा है दुनिया भर पर, दुनिया भर की जो डाइवर्सिटी है उस पर इस उत्सर्जन का प्रभाव पड़ रहा है। तो वैज्ञानिकों को ये पता लगता है। इसके बाद इस संबंध में रिपोर्ट जारी की जाती है, इस संबंध में वाद विवाद होते हैं, बातचीत शुरू होती है और अंततः साल 2010 में मेक्सिको के कैनकन में कोप 16 का आयोजन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 का आयोजन होता है, जहां पर एक लक्ष्य निर्धारित होता है और ये लक्ष्य था 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि हम दुनिया भर के औसत तापमान को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो ये टारगेट था, लेकिन इस टारगेट की वजह से कुछ देशों को समस्याएं थी। समस्या जो थी खासतौर पर द्वीपीय देशों को थी, खासतौर पर जो छोटे द्वीप आइलैंड कंट्रीज थी उनको सबसे ज्यादा समस्या थी। लेकिन समस्या क्यों थी उनको? तो उनको समस्या इस वजह से थी, उनका मानना था कि यदि हम 2 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो तापमान है, इसके तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो सी लेवल है, जो समुद्र का स्तर है, उस स्तर में भी बढ़ोतरी होगी और जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो इसकी वजह से ये जो छोटे द्वीप हैं इनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे में इन छोटे द्वीपों द्वारा इस तरह की मांग की जाने लगी कि इस टारगेट को और कम किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2015 में पेरिस समझौते का आयोजन किया जाता है और इस पेरिस समझौते के तहत आगे चलकर ये डिसाइड किया जाता है कि हम जो है दुनिया भर की जो तमाम सरकारें हैं वो वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने की कोशिश करेंगी और जो टारगेट होगा, जो प्रयास होगा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस को अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद साल 2018 में आईपीसीसी द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है और इसी के बाद से दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए काम कर रही हैं। तो ये तो इस पूरे टारगेट की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा लक्ष्य है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना
क्यों इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो इस पूरे लक्ष्य को हमारे लिए प्राप्त करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि साल 2018 में आईपीसीसी ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की चर्चा की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया जाता है तो दुनिया भर में साल 2030 से साल 2052 के बीच जो औसत तापमान होगा, जो एवरेज टेम्परेचर होगा, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। तो ये जो रिपोर्ट है वो 2018 की है, लेकिन जो हालिया रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि ये जो तापमान है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, ये हम 2027 में ही प्राप्त कर लेंगे। तो जाहिर तौर पर स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाली है। इसके अलावा साल 2018 की अपनी रिपोर्ट में आईपीसीसी ने 2 डिग्री सेल्सियस के टारगेट की कमियों को भी बताया था। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यदि हम 2 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को ब्रीच कर देते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसकी वजह से दुनिया भर में जो हीट वेव की घटनाएं हैं, उन घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। दुनिया भर में जो सूखे की घटनाएं हैं, जो ड्रॉट की घटनाएं हैं, वो भी बढ़ेंगी। इसके अलावा तीव्र बारिश की घटनाओं में भी बढ़ोतरी होगी और दुनिया भर में जो समुद्र मौजूद है, समुद्र के स्तर में भी 10 सेंटीमीटर तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी इस पूरे लक्ष्य की वजह से, इस पूरी खामियों की वजह से नुकसान देखने को मिल सकता है। और आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमें बहुत सारे इरिवर्सिबल इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि ऐसे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे जिन्हें वापस सुधारा नहीं जा सकता। और इसी वजह से हमें इस पूरे टारगेट के अंदर रहना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया भर में जो तापमान बढ़ोतरी हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। कई जगहों पर कम हो रहा है और कई जगहों पर ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें आर्कटिक रीजन में देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से उस पूरे रीजन की जो बर्फ है वो लगातार पिघलती जा रही है। और इसकी वजह से उस पूरे रीजन में जो बर्फ है वो लगातार पिघलती जा रही है। बीते दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि ग्रीनलैंड की जो आइस शीट है, वहां पर हमें मास मेल्टिंग देखने को मिल रही है, यानी कि लगातार वहां की जो बर्फ मौजूद है वो बहुत तेजी से पिघल रही है। तो ये तो इम्पैक्ट की बात हुई। इसके अलावा आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ स्पेसिफिक एरियाज की बात की थी कि कहां पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मसलन इसमें 2 कैटेगरीज में कहा गया था कि यदि हम टारगेट जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और यदि हम टारगेट जो है 2 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इसके इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो पहला इम्पैक्ट यही होगा कि हमें आइस फ्री समर देखने को मिलेगी। अगर हम टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो आइस फ्री जो समर होगी, यानी कि ऐसी गर्मियां जहां पर बर्फ नहीं है, तो आइस फ्री जो समर है वो हमें 1 सेंचुरी में एक बार देखने को मिलेगी। और वहीं दूसरी ओर अगर हम टारगेट 2 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो आइस फ्री जो समर है वो हर 10 सालों में एक बार देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फ्लड से एक्सपोजर की बात करते हैं तो अगर टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस रखता है तो इसकी वजह से 31 से 69 मिलियन जो लोग हैं वो फ्लड से प्रभावित होंगे, बाढ़ से प्रभावित होंगे। और अगर टारगेट 2 डिग्री सेल्सियस रहता है तो इसकी वजह से तकरीबन 32 से 80 मिलियन लोग फ्लड की वजह से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा हीट वेव की बात करते हैं तो अगर टारगेट 1.5 डिग्री सेल्सियस रहता है तो दुनिया भर की जो तकरीबन 14% पॉपुलेशन है वो हीट वेव से प्रभावित होगी। और अगर टारगेट 2 डिग्री सेल्सियस रहता है तो दुनिया भर की जो 37% पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो हीट वेव से प्रभावित होगी। इसके अलावा कोरल रीफ की बात करते हैं। कोरल रीफ पर हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जो टारगेट है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस रहता है तो हम तकरीबन 70 से 90% कोरल रीफ को खो देंगे। और अगर हम टारगेट जो है 2 डिग्री सेल्सियस डिसाइड करते हैं तो इसकी वजह से जो कोरल रीफ को नुकसान होगा वो 99% के आसपास रहने वाला है, यानी कि लगभग पूरी तरह से कोरल रीफ समाप्त हो जाएंगी। तो ये तो इम्पैक्ट की बात है और इन्हीं इम्पैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर की सरकारों को जल्द से जल्द प्रयास करने की जरूरत है। यदि हम प्रयास नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोगों को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हमारे आसपास के इकोसिस्टम को बहुत सारा नुकसान होने वाला है। तो ये तो इम्पैक्ट की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाएंगे। इस टारगेट को अचीव करने में किस तरह के चैलेंज मौजूद हैं। चैलेंजेस की बात करें तो हम जानते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर दुनिया भर के जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड नेशन हैं, उन्होंने दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। और इसी योगदान की बदौलत आज ये वो स्थिति है कि वो देश डेवलप्ड हुए हैं।
तो ऐसे में उन डेवलप्ड देशों से ये उम्मीद की जाती है कि वो जिम्मेदारी लेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करेंगे, इसमें योगदान देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप व्यवहारिक स्थिति को देखेंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। बीते दिनों एक रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट जर्मन वॉच द्वारा जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में एक सूचकांक था, सूचकांक का नाम था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में बताया गया था कि दुनिया भर के जो तमाम विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड नेशन हैं, वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के मामले में बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रूस और कनाडा जैसे जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो सूचकांक में बहुत निचले स्थान पर मौजूद हैं। इसके अलावा सूचकांक ने यह भी बताया था कि चीन, ईरान और सऊदी अरब जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन डेवलपिंग कंट्रीज ने भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा है और इसके बावजूद भी, इतने तमाम प्रभावों के बावजूद भी, ये तमाम देश लगातार ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं और इस संबंध में कोई विशेष इम्पैक्ट, कोई विशेष प्रभाव, कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया था। इसके अलावा दुनिया भर में जो महामारी है, जो कोविड-19 महामारी थी, जो पेंडेमिक थी, उसने भी सामाजिक आर्थिक संकट को गहराने में बहुत विशेष योगदान दिया है। और साथ ही जो रूस यूक्रेन युद्ध है, उसने भी खासतौर पर यूरोप में जो एनर्जी संकट है, जो ऊर्जा संकट है, उसको और ज्यादा गहरा करने में अपनी भूमिका अदा की है। तो इन्हीं तमाम कारकों की वजह से जानकारों का कहना है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लक्ष्य निर्धारित किया है हमने, उस लक्ष्य को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो ये तो चैलेंजेस की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत और जलवायु परिवर्तन का क्या रिश्ता है। भारत के रिश्तों की बात करते हैं। तो भारत पर लगातार जलवायु परिवर्तन का बहुत ज्यादा गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा जा सकता है। मसलन एक घटना ये थी कि साल 2023 का जो फरवरी महीना था, वो अब तक का सबसे गर्म फरवरी था। हमने साल 1901 में जलवायु परिवर्तन, मौसम से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना शुरू किया था और इसके बाद से अब तक फरवरी में जो तापमान रिकॉर्ड किया गया, वो फरवरी 2023 का सबसे ज्यादा था, यानी ये सबसे ज्यादा गर्म फरवरी थी। इसके अलावा आंकड़े ये भी बताते हैं कि साल 2022 में 80% दिन ऐसे थे जहां पर हमें एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स देखने को मिले थे, यानी कि चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिली थीं। इसके अलावा साल 2022 का जो मानसून था, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा वेट था, ज्यादा गीला था और इसकी वजह से जो उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, जो आसपास का एरिया है उत्तराखंड के, वहां पर हमें बहुत सारी वाइल्ड फायर देखने को मिली थी, बहुत सारी वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिली थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत पर जलवायु परिवर्तन का हमें बहुत गंभीर प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से जानमाल को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारत इन संबंध में कोई प्रयास नहीं कर रहा। भारत ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और इन प्रयासों का ही परिणाम है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि भारत दुनिया के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। तो जाहिर तौर पर भारत ने प्रयास किए हैं और भारत जलवायु परिवर्तन और इसके साथ साथ हमारी जो डेवलपमेंट की जरूरतें हैं, उन जरूरतों के बीच एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कई प्रयास किए हैं। भारत के प्रयासों की बात करें तो भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की थी 2022 में। इस पूरे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके अलावा भारत में ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं। भारत ने और फ्रांस ने साल 2015 में एक साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की भी शुरुआत की थी, जिसका जो मुख्यालय है वो भारत के गुरुग्राम में मौजूद है, हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद है। तो भारत ने इस संबंध में बहुत सारे प्रयास किए हैं और भारत लगातार दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के प्रयासों के एक लीडर के तौर पर सामने आया है। भारत लगातार दुनिया के डेवलप्ड जो नेशन हैं उनके लिए एक उदाहरण सेट कर रहा है, एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि किस तरह से आप अपनी जलवायु परिवर्तन की जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं उनके साथ साथ हमारी डेवलपमेंट की जरूरतों को कैसे संतुलित किया जाए, क्योंकि भारत में जो डेवलपमेंट का रेट है वो भी कम नहीं हुआ है। हम लगातार उसी गति से विकास कर रहे हैं और साथ ही हम डेवलपमेंट की जरूरत, हम जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं जलवायु परिवर्तन के प्रति, उनको भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो भारत के प्रयासों की बात हुई। अब अंत में हम एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसके जवाब को लिख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन की एक गंभीर समस्या से गुजर रही है और विकसित देशों द्वारा जिम्मेदारी लिए जाना इसका
प्रमुख उपाय है, यानी कि जब तक विकसित देश जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक इस समस्या से नहीं निपटा जा सकता। आपको इस कथन का विश्लेषण करना है, इस पूरे कथन के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क पेश करने हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है और ये किस तरह का संगठन है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं जिन विषयों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।